हिंदुस्तान हार्ट डिजीजेस का कैपिटल है, हिंदुस्तान डायबिटीज का कैपिटल है, हिंदुस्तान कैंसर का कैपिटल है। जी जी। तो हमारा देश धीरे धीरे बीमारियों का कैपिटल बनता जा रहा है। एक फिट दिखने वाले लोग, और उसके बाद फिर जब सडनली कोई ऐसा मामला सामने आता है हार्ट डिजीज़ का या हार्ट अटैक, तो हम बहुत चौंक कर कहते हैं कि अरे अर्ली 20s में आ गया। आप अपने मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को बिल्ड नहीं कर रहे हैं। जी। क्या और हमारे यहाँ मतलब चलना फिरना योगा ये सब पार्ट ऑफ लाइफ था, क्या उस पैटर्न में वापस आके अच्छी सेहत बनाई? जी बिल्कुल। और एक इसमें ये भी माना जाता है कि अगर आप पसीना बहा रहे हैं कहीं पर भी, तो एटलीस्ट डायबिटीज़ और बीपी तो नहीं होगा, पर होता है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और सबले अगुआ। नमस्ते, मैं हूँ आरजे अनिमेश और माय हेल्थ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिसे कहा जाता है कि असली वेल्थ है, उस हेल्थ के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और उस हेल्थ को ड्राइव करने का जो इंजन है हमारा हार्ट, आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निशांत सिंह चंदेल सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अनिमेश, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया सर। और अब तो आप हैं तो दिल भी खुश हो गया है। और दिल को खुश और तंदुरुस्त रखने के लिए जो आपकी जर्नी है वो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक नेमत की तरह है कि पहले तो जो कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी है उसमें सिद्धहस्त आप हैं, फिर नए आयाम उसमें आप लगातार जोड़ते रहते हैं, जिसमें जो मिनिमल इन्वेजिव कार्डियो सर्जरी है उसको आपने छत्तीसगढ़ को जोड़ा। और उसमें भी आजकल हम बहुत डेटा ड्रिवन होते हैं, हम आंकड़ों के पीछे भागते हैं, माइलस्टोन्स। तो एक ऐसा माइलस्टोन 1000 सर्जरीज और उससे भी ज़्यादा, और उससे जो रिलीफ 1000 परिवारों तक या उससे भी ज़्यादा परिवारों तक पहुँचाए, उसकी खुशी और उसका संतोष जो आपके साथ है, आज उस जर्नी को गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे सर। सो वेरी प्रिविलेज्ड। आपको और श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें माय हेल्थ शो में आपका वक्त मिला और हेल्थ के बारे में बातचीत करने के बारे में और दिल के बारे में थोड़ी सी आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको जानने के लिए हम तो एक्साइटेड हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके शोज सुनते हैं हम लोग ड्राइव करते समय, ये करते समय। तो ओटी के दौरान भी आपका माई एफएम बैकग्राउंड में चलते रहता है टू कीप द स्ट्रेस लो। So I'm very excited to meet you and we are talking now on the show. Yeah. तो अब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ सर। बहुत हम ये कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरीज के बारे में सुनते रहते हैं, क्या होती है सर? जस्ट लाइक एनी अदर सर्जरी। देखिए क्या है कि कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है। इट इज़ नॉट दैट ग्लैमराइज्ड। जैसे आपकी पेट की सर्जरी होती है, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी होती है, चेस्ट की सर्जरी होती है, वैसे ही हार्ट की सर्जरी है। हार्ट में भी बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हैं जो इंटरवेंशन जैसे वायर इंटरवेंशन से वो लगते हैं, और कुछ में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है उसमें हम हार्ट पे सर्जरी करते हैं। थोड़ा सा अदर सर्जरी से डिफरेंट क्यों है या क्यों ग्लैमराइज हो गई है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्जरीज हम बीटिंग हार्ट करते हैं। सो हार्ट इज नॉट अ स्टैटिक ऑर्गन, तो वो मूव कर रहा है, पंप कर रहा है और हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो इट नीड्स अ स्किल। नंबर 2, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हर ऑर्गन से इंटरेक्ट करता है। इस ऑर्गन को ऑपरेट करने के बाद हम रेस्ट नहीं दे सकते। जैसे आपके पेट का ऑपरेशन हुआ और आपको 5 दिन खाना नहीं खाना है, इंटेस्टाइन को आराम मिल गया। हड्डी का ऑपरेशन हुआ तो 8 दिन बिस्तर से नहीं उठना, हड्डी को आराम मिल गया। हार्ट को आराम नहीं दे सकते। During surgery भी it has to pump the blood to brain, to kidney, to liver. Immediately after surgery also it has to pump blood to brain, kidney, liver. So अगर ये 2 मिनट के लिए भी स्लो पड़ गया या वीक पड़ गया तो शरीर के बाकी अंगों को ब्लड मिलना कम हो जाएगा। सो इट्स काइंड ऑफ अ नेटवर्क, और ये इसका सेंटर पावर हाउस है। दैट्स वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोर कॉम्प्लेक्स, और इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। जब आप बता रहे थे तो जो एक क्लासिक बैटल चलता है सर, इंजीनियर वर्सेस डॉक्टर, मुझे उसका एक वाक्य याद आ गया कि एक इंजीनियर कह रहे थे कि हम तो बंद इंजन भी चालू कर देते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कभी ट्राई किया है चालू इंजन करने का? जी बिल्कुल ठीक बात है। वो हार्ट जब चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमने जो हमारी फिल्मों की जर्नी उसमें देखा है कि अगर फिल्म में किसी एक किरदार को दिल की कोई बीमारी हुई तो पूरा कोर्स ऑफ स्टोरी चेंज हो जाता है। तो वहाँ से एक गंभीरता हमने बहुत ज़्यादा ओढ़ ली है। कब ऐसा लगता है सर कि ये जो दिल का मामला है ये सर्जरी तक पहुँच जाता है, कैसे? देखिए कहानी घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है
कि देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिसमें कि मेडिसिन काम करती हैं और कुछ ऐसी डिजीजेस है जिसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया है। जहाँ स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया है वहाँ पे उस स्ट्रक्चर को ठीक करना है। वो स्ट्रक्चरल डैमेज वॉल्व हो सकता है जो कि एक इंजन के पिस्टन की तरह काम करता है। अगर वो पिस्टन डैमेज हो गया है तो आपको पिस्टन चेंज करना पड़ेगा। या उसका जो फ्यूल सप्लाई पंप है वो ख़राब, फ्यूल सप्लाई जो पाइपलाइन है वो डैमेज हो गई है, तो अब हार्ट को खुद ही को ब्लड नहीं मिल रहा है तो वो बेचारा क्या पंप करेगा, तो उसको रिपेयर करना है। तो जब कोई भी हार्ट का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाए और उसका करेक्शन ज़रूरी है, वो दवाओं से नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको सर्जरी करके और यू हैव टू रिपेयर। इट्स लाइक अ मशीन ओनली। बिल्कुल, कि मशीन को जितना आप ऑप्टिमम चला सकते हैं चलाते हैं, और उसके बाद एक स्टेज आती है जहां आपको उसका प्लग चेंज करना है या पिस्टन चेंज करना है या कार्बोरेटर को साफ करना है, फिल्टर को चेंज करना है। इट्स लाइक दैट। जी बिल्कुल। दिल को लेकर एक और मसला ये रहा है हमारे यहाँ कि हमने ये थॉट प्रोसेस देखी है कि दिल की बीमारी एक तो गरीबों को नहीं होती और एक बड़ी उम्र में होती है। ये दोनों जो नैरेटिव्स हैं ये चेंज हो गए हैं सर, कम उम्र में ख़ास तौर से। तो यहाँ क्या बदला है? नहीं, इसका देखिए, दिल की बीमारी गरीबों को नहीं होती, बिल्कुल गलत है। जी जी। दिल की बीमारी ज़्यादातर गरीबों को होती है बिकॉज न्यूट्रिशन का बहुत सीरियस डिस्पैरिटी होती है। जो पुअर स्ट्रेटा है उनका जो न्यूट्रिशन है वो कार्बोहाइड्रेट ड्रिवन ज़्यादा होता है, प्रोटीन ड्रिवन कम होता है, और एडिक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है इनमें, रॉ एडिक्शन ज़्यादा मिलता है। अल्कोहल एक रिक्शा वाला भी पीता है और अल्कोहल एक बड़ा सेठ भी पीता है, बट जो क्वालिटी ऑफ अल्कोहल है, प्योरिटी ऑफ अल्कोहल है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। तो इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ पुअर, बट प्रॉब्लम ये है कि ये पहले डायग्नोज नहीं हो पाता था। जी। अब बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड हेल्थ फैसिलिटीज़, लॉट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जिसमें कि अब इलाज की लागत अंडर कंट्रोल आ रही है, हमारे देश में तो बेहतरीन है। अगर आप कंपेयर करें वेस्ट से, वी आर एटलीस्ट 30 टाइम्स चीपर इन हेल्थ केयर, इन क्वालिटी हेल्थ केयर। ओके, सो उसकी वजह से अब टाइमली डायग्नोस होती है, अवेयरनेस होती है। ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं पेपर्स में और इस तरह मीडिया का स्प्रेड हो गया है, तो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही, मुझे चेक करना है। दूसरी बात हो गई कम एज में, कम एज का मल्टीपल फैक्टर्स हैं, पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, एडिक्शन, एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स। जो हमारे जो एशियन रीजन है, एशियन रीजन की जो कार्डियक मेकअप है, जो जेनेटिक मेकअप है, दैट इज़ मोर प्रोन टू अर्ली डिजीजेस। अच्छा जी। जैसे कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, तो हम इस टेरिटरी के लोगों की कोरोनरी आर्टरीज छोटी होती हैं। अच्छा, इन कंपैरिजन टू वेस्ट। तो इसमें ब्लॉकेजेस जब डेवलप होते हैं तो वो जल्दी सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। वैसे ही पुअर न्यूट्रिशन की वजह से डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है हमारे इस टेरिटरी में, और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, उसके वजह से बीमारियां जल्दी होती हैं। और तीसरा फैक्टर ये हो जाता है कि ऐसे डेवलपिंग नेशन में हेल्थ हमेशा बैक सीट पे होती है, इकोनॉमिक्स हमेशा फ्रंट सीट पे होती है। पैसे कमाना है, हेल्थ का ध्यान देर से करता है इंसान, और इस वजह से अर्ली एज में अफेक्ट होता है। जी 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 बिल्कुल। हमारे यहाँ तो वो ट्रीटमेंट को बताते भी पैसे में। जी हाँ, कि इतने लगे तो ठीक हुआ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कौन कौन सी ऐसी दिल की बीमारियाँ होती हैं सर जिसमें सर्जरी आवश्यक हो जाती है? देखिए, इसको आप ना कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है कंजेनाइटल डिसीज, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ और उसके हार्ट का स्ट्रक्चर भगवान के यहाँ से ठीक बन के नहीं आया, अब उसको करेक्ट करना पड़ेगा। हार्ट में होल छूट गया या हार्ट का कनेक्शन उल्टा पुल्टा बन गया, तो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ एक है जिसमें हमको मोस्टली सर्जरी से ही सॉल्यूशन मिलता है। मेडिसिन में इसमें सॉल्यूशन निकलने का चांस कम है क्योंकि बना ही टेढ़ा है, तो उसको सीधा करना ही होगा। दूसरी होती है एक्वायर्ड हार्ट डिसीज। एक्वायर्ड मतलब सब कुछ ठीक था और विद एडवांसिंग एज और ड्यू टू सम डिसीज उसमें बीमारियां पैदा हुई। एक तरह की बीमारियां होती हैं वैल्वुलर, जो कि हार्ट के अंदर के वैल्व और वहाँ की मसल्स के डैमेज की वजह से होता है, और दूसरी होती हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो हार्ट की ओवरऑल ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसकी मसल वीक होगी और हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा। जी, तो ये होगी एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड के अंदर ही अब तीसरा एक अब इसको कह सकते हैं जिसमें कि हम हार्ट के असिस्ट डिवाइसेज, जैसे हार्ट फेल होने लग गए तो आप उसमें मशीन लगा के आर्टिफिशियल हार्ट बनाया या हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरीज, इसको आप 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जो इससे पहले आपने जो फैक्टर्स भी बताए थे
उसमें एक जेनेटिक्स और एक जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, जी इन दो के अलावा बाकी फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे हाथ में है, जिससे हम सेहत को कंट्रोल कर सकते जी हैं। हाँ। लेकिन क्या इसके बारे में थोड़े से थोड़े अवेयर दिखाई देते हैं एज अ सोसाइटी हम? पहले से तो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। जी। मैं अपनी ही अगर मेडिकल जर्नी में याद करूं, तकरीबन मुझे कार्डियक सर्जरी में काम करते 20 साल हो गए हैं। उसके पहले भी जो हमारा MBBS और MS का ड्यूरेशन था, उसकी तुलना में आज तकरीबन 20-25 सालों में जो मैं बता रहा हूं, 2000 में मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया था, तो आज तकरीबन 26 साल हो गए। अवेयरनेस डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है जी। बहुत कुछ होना बाकी है, बट अगर 0 to 100 के स्केल में अगर मैं कहूँ कि सन 2000 में मुझे अवेयरनेस कार्डियक डिजीज़ेज़ और इन चीज़ों पे अवेयरनेस मुझे दिखती थी 20, तो अब मुझे डेफिनेटली 50-55 के आसपास दिखती है। अच्छा। जी हाँ। जी, तो एक प्रोग्रेसिव जर्नी हमने की है। जी हाँ। जर्नी से सर, जब हम जर्नी कर रहे होते हैं बाय रोड, तो हम प्रेफर करते हैं बीच का कोई शहर आ रहा हो तो बाईपास ले लें। जी लेकिन जब दिल में बाईपास की बात आती है तो घबरा उठते हैं। तो ये दिल और बाईपास क्या रिश्ता है सर, कहाँ ज़रूरी होता है, और इतनी घबराहट इसे सुन के क्यों होती है? इसकी घबराहट होने का एक मेन रीज़न ये है कि जो बाईपास सर्जरी का आप हिस्ट्री देखेंगे ना, इट इज़ नॉट वेरी ओल्ड सर्जरी। हाँ हिंदुस्तान में पहली बाईपास सर्जरी 1983 में हुई थी जी। और ज़्यादा नंबर्स में बाईपास सर्जरी 90s, लेट 90s एंड अर्ली 2000s में देखा है। जी। तो इसकी आप हिस्ट्री देखोगे तो 15, 20, 25 साल पुरानी है, और उस दौरान मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड नहीं था। तो अर्लियर डेज ऑफ कार्डियक सर्जरी सफर्ड अ सेटबैक कि बहुत पुअर रिजल्ट्स आते थे। जी, जी। क्योंकि सीखने के फेज़ में थे सर्जन्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टाफ्स। वो चीज़ें अभी जनरेशन पार नहीं हुआ है। तो जिस जनरेशन ने ये देखा कि मेरे फादर की सर्जरी हुई और उसके बाद पेशेंट अच्छा नहीं हो पाया, वो आज तक उस स्टिग्मा को लेकर चल रहा है कि हार्ट सर्जरी के बाद मर जाते हैं। बट धीरे धीरे जैसे समय पास होता है, चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, स्किल एडवांस हो रही है। एक समय था कार्डियक सर्जरी सीखने की सुविधा ही नहीं थी हिंदुस्तान में। हमारे जो टीचर्स थे उनको सबको इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या US जाके सीख के आना पड़ता था। आज की तारीख में रेयरली किसी को ज़रूरत है, कोई शौक से जाता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। रादर वी आर परफॉर्मिंग बेटर सर्जरीज दैन वेस्ट एंड दिस थिंग, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जहाँ हम काम करते हैं और जूनियर लोग सीख सकते हैं। तो इस वजह से अब उतना रिस्की नहीं रह गया है। बट मेरा ख्याल है कि वो जनरेशन जिसने बैड रिजल्ट्स देखे हैं, वो जैसे जैसे पास ऑन होती जाएगी, अब तो लोग डिमांडिंग हो गए हैं कि सर वो सर्जरी तो हो गई पर मिनिमल इन्वेजिव होगी क्या, मिनिमल इन्वेजिव में टोटल आर्टीरियल होगी क्या, मैं 15 दिन में काम पे जाना चाहता हूँ, पॉसिबल है कि नहीं। तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जी बिल्कुल। और जैसा आपने जिक्र किया कि मैं काम पे वापस जाना चाहता हूँ, तो अब आप गार्डन जाएं या अपने रिलेटिव्स के यहाँ कहीं जाएं तो बहुत आसानी से हमें एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं कि अरे इनकी तो बाईपास सर्जरी हुई है जी। और ऐसे देख देख के भी थोड़ा एक ढांढस बनता है कि हाँ, मतलब इसके बाद भी सब ठीक होता है। सो फिल्मी अंदाज में अगर कहूँ तो अब ये कह सकते हैं कि सर बाईपास सर्जरी से डर नहीं लगता साहब, ओपन हार्ट सर्जरी से लगता है। तो ये क्या किस्सा है? देखिए, कोई भी अगर आपके शरीर पे कट लगना है जी तो आपको डर तो लगता है। मैं तो सर्जन हूँ, बट अगर कल मुझे सर्जरी करवानी होगी तो मुझे भी डर लगेगा, क्योंकि दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो ओपन हार्ट सर्जरी बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इट कैरीज ए एक्सीलेंट सक्सेस रेट। हम सब ओपन हार्ट सर्जरी करते हुए कार्डियक सर्जरी सीखी है, हर सर्जन वैसा ही सीखता है जी। तो ओपन हार्ट सर्जरी ऐसा नहीं है कि वो ख़राब प्रोसीजर है, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड बेसलाइन, गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं। मसला ये है कि ओपन हार्ट सर्जरी करने में चेस्ट को ओपन करते हैं, बॉडी का म्यूटिलेशन ज़्यादा होता है जी, चीरफाड़ ज़्यादा होती है। तो एक प्रोसीजर करने में आपको ज़्यादा कष्ट, दर्द सहना पड़ता है पेशेंट को। और वो जो दर्द और इसका जो ट्रॉमा है, जो 2 महीना 3 महीना तक आप गाड़ी नहीं चला सकते जब तक बोन ना यूनाइट हो, या आप हैवी वजन नहीं उठा सकते, इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे मेडिकल स्टडीज़ ये बताते हैं कि कई ऐसे पेशेंट जिनको कि बाईपास सर्जरी से ज़्यादा फ़ायदा होना था बनिस्बत के एंजियोप्लास्टी के, क्योंकि सर्जरी का बहुत कष्ट देखा था उन्होंने किसी अपने दोस्त को, किसी अपने रिलेटिव को, इसलिए उन लोगों ने सर्जरी ना करा के और लेसर एडवाइज्ड प्रोसीजर की तरफ, एंजियोप्लास्टी या मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ चले गए।
तो ये जो एक बड़ा लिमिटेशन था, इसको दूर करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी के ही प्रोसीजर को मॉडिफाई किया गया, गेटिंग इंस्पायर्ड बाय ए लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। कि पहले अपेंडिक्स करने के लिए या यूट्रस करने के लिए पेट को फाड़ते थे, ऑपरेशन करते थे, बाद में छोटे छोटे 2-3 स्कोप डाल के पूरा प्रोसीजर कर लेते थे जनरल सर्जन्स। तो उसी तरह से हार्ट सर्जरी में भी चेंजेस आए कि ठीक है, बोन नहीं कट करेंगे, एक स्मॉल इंसिजन यूज़ करेंगे, छोटा एक स्कोप डालेंगे या रोबोटिक पोर्ट डालेंगे और उसके थ्रू हार्ट की पूरी सर्जरी कर लेंगे। एग्जैक्टली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसा उतना मिनिमल इन्वेजन इसलिए नहीं होता बिकॉज हार्ट इज बीटिंग जी। तो दिस नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ डायरेक्ट हैंडलिंग, बट इंसिजन अगर 12 इंच से कम होके 3 इंच पे या 2 इंच पे आ जाए, बोन काटे बिना अगर मैं पूरी सर्जरी कर दूं, तो क्या हो गया कि आपका हार्ट रिकवर हो गया 8 to 10 डेज में, आपका वुंड हील हो गया 8 से 10 दिन में। तो बाई द 3rd वीक यू आर गुड टू गो, राइट। आप कोई भी काम कर सकते हैं और आपके शरीर में चीर फाड़ जब ज़्यादा नहीं होती तो आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता। देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है डिसेबिलिटी कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, एक है मैं कर सकता हूँ बट डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि करना नहीं वरना खराब हो जाएगा। जी। तो मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ तो भी मैं डर रहा हूँ काम करते वक्त। और अगर यहाँ पे ये हो गया कि मैं एनर्जेटिक भी फील कर रहा हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि बिल्कुल चिंता मत करो, जो करना है करो, कोई तकलीफ नहीं होगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, मैं जल्दी रिकवर कर जाता हूँ। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें आपके शरीर का म्यूटिलेशन कम होता है तो आपको तकलीफ कम होती है और आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कम होता है एंड यू फील एनर्जेटिक। बाईपास सर्जरी के बाद भी आपको वर्थलेस फीलिंग नहीं आती कि अब तो मेरा बाईपास हो गया, अब क्या। यू फील कि बाईपास हो गया, अब सब नया लग गया, अच्छा नया जीवन मिल गया, राइट। वो रिजुविनेशन का फीलिंग आता है। लेकिन एक जो आप कॉन्फिडेंस लो होने की बात कर रहे थे, बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी का हिस्सा ऐसा है, एंजियोस्कोपी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ओपन हार्ट, मिनिमल इन्वेजिव, सब में उनका कॉन्फिडेंस इक्वल अमाउंट में लो होता है। हाँ। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। देखिए यही है कि जब कोई टेक्नोलॉजी नई आती है तो दिस नीड्स प्रोपेगेशन। तो मिनिमल इन्वेजिव हार्ट सर्जरी अभी भी अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो आज भी अगर हिंदुस्तान में 100 सर्जन हैं तो सिर्फ 8 हैं जो मिनिमल इन्वेजिव करते हैं जी। और 92 आज भी ओपन करते हैं। इसके पीछे 2 चीज़ें हैं, एक मिनिमल इन्वेजिव रिक्वायर्स अ लर्निंग कर्व, एक्सपर्टाइज, आपको इतने बड़े एरिया में काम करने की आदत थी, अब आपको इतने बड़े एरिया में काम करना है। जैसे जैसे सर्जन ओल्ड होते जाता है द ज़ील टुवर्ड्स इनोवेशन कम होता जाता है, वो अपने एक शेल में जाते जाते हैं कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं ऐसे ही ऑपरेशन करूँगा। कार्डियक सर्जरी, न्यूरो की सर्जरी, इसमें पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर जाता है वो बस ये चाहता है कि मैं बस जिंदा जा रहा हूँ, जिंदा बाहर निकलूँ, 5 साल बाद फिर खराब हो जाएगा, चलेगा जी। तो उस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा सर्जन्स को और पेशेंट्स को। और ये तभी होगा जब ये पेशेंट्स पॉपुलेशन में रहेंगे और बताएंगे कि मेरा बाईपास हुआ है और मैं आज मैराथन में जा रहा हूँ, या मैं लॉन टेनिस खेलूंगा, या मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ 2 महीने 1 महीने बाद, तब ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी। अब 0 से 8% तो हो गया इन अबाउट 8 to 10 ईयर्स। 2014, 15, 16 में हम लोगों ने मिनिमल इन्वेजिव की ट्रेनिंग ली और काम करना शुरू किया। तो 8-10 सालों में ही अगर 8%, 10% सर्जन काम करने लग गए हैं तो धीरे धीरे दिस विल इंक्रीज। और जो एक वो डर है ना कि बड़ा बाईपास सर्जरी होगा, ओपन हार्ट होगा, वो धीरे धीरे और कम होता जाएगा जी। और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं सर कि वो जो 8 हैं उनमें एक आप हैं। श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे संस्थान है जहाँ पे ये सर्जरीज परफॉर्म होती है। और इस पूरे कोर्स ऑफ 10-12 ईयर्स में आपने 1000 से ज़्यादा मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज की हैं। जब शुरू किया था सर, तो वो दौर थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं कि पहली जो सर्जरी आपकी थी तो थॉट प्रोसेस, एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, उसका लेवल कैसा था? और अब 1000+ के बाद कुछ बदला है? 1000+ के बाद अब ये हो गया है कि मैं कॉन्फिडेंट बहुत हो गया हूँ जी। और वो समय ऐसा था कि आई हैड टू चूज़ पेशेंट जो सबसे सिंपल ईजी पेशेंट, दुबला पतला, सिंपल बीमारी, सिंगल ग्राफ्ट, या एक बाईपास करना है या एक वाल्व बदली करना है। सारा अरेंजमेंट, बैकअप सिस्टम, पूरा सिस्टम रेडी रखना पड़ता था कि बीच में कुछ नहीं समझ में आया तो ओपन करना पड़ेगा। पेशेंट को काउंसलिंग उस तरह करता था कि मिनिमल इन्वेजिव करेंगे बट हो सकता है दिक्कत हो तो फिर ओपन भी करें, तो 2 इंसिजन लग जाएंगे आपको। बट समय के साथ साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, एक्सपर्टाइज इम्प्रूव होती गई, और अब ऐसा हो गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स दे देमसेल्व्स डू नॉट ट्रस्ट जी
इनिशियली कि सर हमको तो उन डॉक्टर ने कहा, हम तो बॉम्बे भी जाके आए, हम तो दिल्ली भी जाके आए, वहाँ उन लोगों ने बोला कि इसमें तो मिनिमल इन्वेजिव हो ही नहीं सकता है, कौन बोल रहा है मिनिमल इन्वेजिव हो जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कर लेंगे? और मैं कहता हूँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगा। कैसे भरोसा होगा? वो तो सर्जरी के बाद ही भरोसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उनकी सर्जरी हो जाती है तो दे से अरे सर वहाँ के डॉक्टर तो हमको मिसगाइड कर रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ मिसगाइड नहीं कर रहे थे, उनकी एक्सपर्टाइज उस लेवल पे नहीं है शायद जी, उनको ऐसा लग रहा था कि ये नहीं हो सकता है, बट देयर इज समबडी हु कैन डू इट जी। इफ समबडी कैन डू इट अदर्स आल्सो कैन डू इट। डेफिनेटली। इट्स ओनली माइंड सेट, इट्स ओनली कॉन्फिडेंस एंड योर बैकअप सिस्टम। जी। इसमें दिस थिंग मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी इट्स अ कॉस्ट इंटेंसिव थिंग। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट में कंजूसी करना चाहेगा कोई हॉस्पिटल कि ये 4 इंस्ट्रूमेंट की जगह 2 ही से काम कर लीजिए, तो नहीं हो सकता। यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द मशीन एंड यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द पर्सन हु इज गोइंग टू यूज द मशीन। प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उसके बाद काम करें तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वंडरफुल सर्जरी। डेफिनेटली सर। और एक और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि जहाँ ये पता चले कि इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना है, आपको हैदराबाद जाना है या मुंबई जाना है या कहीं जाना है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, लगता है कुछ बड़ा है। और जैसे ये पता चले, चाहे बहुत बड़ी सर्जरी हो, पता ये चले कि रायपुर में हो जाएगी, तो पेशेंट में, रिलेटिव्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने यहाँ हो रहा है मतलब सब ठीक हो रहा है। तो ये जो एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन रायपुर हैं, जिसमें आप फ्रंट रनर हैं, पायनियर हैं, तो वो कॉन्फिडेंस भी छत्तीसगढ़ में बिल्ड होता हुआ देख रहे हैं। जी हाँ, डेफिनेटली। अब और सेंटर्स भी हैं और भी सर्जन्स हैं हु आर ट्राइंग टू अडेप्ट एंड स्टार्ट डूइंग मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। और ये तो ऐसे ही होता है, जोत से जोत जगाते चलो जो कहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो लोग धीरे धीरे भीड़ में जुड़ते जाते हैं। जी। और कुछ हमारे मतलब ट्रेडिशनल सवाल हैं, जैसे कि क्या सर्जरी मतलब तकलीफ़ें, दर्द, उसका आपने एक पूरा किस में कितने लेवल तक जाना पड़ता है आपने बताया। ये जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है, इसमें बहुत जल्द काम में वापस आने की एक उम्मीद रहती है। इसमें जो सहन करना होता है पेशेंट को, उस दर्द का पैरामीटर कैसा होता है? देखिए ऐसा है कि सर्जरी में कट तो लगेगा जी, कट लगेगा तो पेन होगा, छोटा सा कांटा भी चुभता है तो आपको पेन करता है 3 दिन, एक इंजेक्शन लगाते हो तो भी अगले दिन हाथ में दर्द होता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि दर्द नहीं होगा। लोग कई बार ये सोचते हैं सर वो दूरबीन वाला कर दो, छत्तीसगढ़ में दूरबीन कहते हैं मिनिमल में, दूरबीन वाला कर दो, उसमें दर्द नहीं होगा। नहीं, दर्द होगा, बिल्कुल दर्द होगा, 2 दिन 3 दिन ठीक ठाक दर्द होगा, अच्छा दर्द होगा जी। बट जो दर्द का ड्यूरेशन है, जब मैं बोन काटता हूँ तो ये पेन परसिस्ट करता है फॉर अबाउट 1.5 मंथ। जो मसल कट का पेन है वो 3 दिन 4 दिन सीवियर रहता है, क्योंकि मसल स्पैज़म में रहती है जब कट करके उसको सिलते हैं। धीरे धीरे वो स्पैज़म खत्म हो जाता है। तो इनिशियल 2 दिन 3 दिन आपको ठीक ठाक पेन रहता है, जिसमें पेन किलर्स देने होते हैं, बट वो पेन तेजी से रिड्यूस हो जाता है जी। तो बाय द एंड ऑफ 7th डे और 10th डे आप बोलते हो कि सर आपने गोलियां तो लिखी थी दर्द की, पर मैंने खाई नहीं, क्योंकि हमने सुना है कि दर्द की गोली खाने से किडनी को नुकसान होता है। तो पेशेंट विलिंगली बंद कर देते हैं, बिकॉज जो पेन रहता है वो तेजी से रिकवर होता है, मोर सो विद फिजियोथेरेपी। राइट। तो दर्द काफ़ी कम है, 0 तो नहीं हो सकता, पर काफ़ी कम है। और डेबिलिटेटिंग पेन, देखिए 2 तरह का पेन होता है। एक पेन है कि आप सुबह उठते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऑफिस आते हैं, आपको मामूली सा कमर में दर्द रहता है, या मामूली सा घुटने में दर्द रहता है, या मामूली सा सर में दर्द रहता है। ये डेबिलिटेटिंग पेन नहीं है, आप ठीक है उसके साथ काम करते हो। और एक आपका इतना पेन होता है कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं लेटता हूँ तो मैं उठ नहीं पाता हूँ, वो डेबिलिटेटिंग पेन है। तो जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में अगर पेन परसेप्शन, मैं चेस्ट के अंदर से एक ब्लड वेसल है जिसको हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, उसको निकालते हैं और उसको हार्ट पे लगा देते हैं सप्लाई के लिए। बाईपास सर्जरी में जब मैं कर रहा हूँ सर्जरी, तो हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए कहीं और से ब्लड वेसल निकाल के और हार्ट पे डालनी है जी। तो जहाँ से मैं ब्लड वेसल निकालूंगा उस एरिया की ब्लड सप्लाई कुछ तो कम हो जाएगी जी। इतनी कम नहीं होगी कि उस ऑर्गन को डैमेज हो जाए, बट कुछ तो कम होगी। तो जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहाँ पेन होगा, ठीक। तो जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी है, जब उसको मैं निकाल के हार्ट पे लगाता हूँ तो इस एरिया की बोन्स में पेन रहता है, बट वो पेन टॉलरेबल रहता है। आपको एक सेंस ऑफ माइल्ड पेन रहता है, डल पेन, जिसके साथ आप अपना सब काम कर सकते हैं। बोन कट का पेन होता है वो
हट गया। तो अगर आपको 16 आना पेन होता था तो अब आपको 4 आना पेन होगा जी। बट 4 आना पेन आपको टॉलरेट करना होगा। वो हर एक की टॉलरेंस लिमिट अलग होती है। आप 2 तरह के पेशेंट देखते हैं, एक जिसको सुई लगती है वो बोलता है अरे सर पता ही नहीं पड़ा, बड़ा बढ़िया सुई लगाया आपने, और दूसरा हाय हाय मर गया, प्राण निकल गए सर जल्दी छोड़ दीजिए। तो सुई वही है बट टॉलरेंस लिमिट अलग है। बट मोस्टली मिनिमल इन्वेजिव में पेन मैं कहता हूँ कि इट इज़ हार्डली 20 to 25% इन कंपैरिजन टू ओपन हार्ट सर्जिकल। राइट, डेफिनेटली सर। और जैसे आपने कैटेगरी बताई थी हार्ट डिजीज़ की, हार्ट कंडीशंस की, पेशेंट्स की भी क्या ऐसी कैटेगरी होती है जिनमें मिनिमल इन्वेजिव ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? देखिए हर एक पेशेंट अपने तरीके से उसके लिए फ़ायदा और नुकसान है जी। फॉर अ पर्सन एज यंग एज यू, मैंने 24 ईयर्स के एक पेशेंट का 5 वेसल बाईपास किया है। ही इज़ एन इंजीनियर। उसके लिए मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो उसका कॉस्मेटिक एडवांटेज है, उसका इंसिजन साइड में रहता है, तो अगर बनियान पहन लिया तो वो इंसिजन दिखेगा नहीं चेस्ट के बजाय। दूसरा, वो किसी जॉब में या किसी कॉलेज में है जहाँ पे उसको 3 महीने की छुट्टी नहीं मिल सकती, तो वो सर्जरी करा के 15 से 20 दिन में अपने काम पे चला जाएगा। मिडिल एज पर्सन के लिए मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे ढल रहा है और उसके ऊपर बहुत सारी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो वो जितना जल्दी अपने काम पे वापस जाए उतना उसके लिए बेहतर है। उसको इन्फेक्शन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए जी। उसको ब्लीडिंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, वो बेड रिडन नहीं हो सकता क्योंकि पूरा परिवार उसको देखता है। अगर वो बिस्तर में पड़ा हुआ है तो पूरा परिवार का मोरल डाउन हो जाता है। ओल्ड एज पेशेंट के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि हड्डियों का कैल्शियम गल चुका है। अब मैं हड्डी काट के ऑपरेशन करूं तो हो सकता है हड्डियां जुड़े ही ना दोबारा और चेस्ट अनस्टेबल हो जाए जी। तो उसके लिए मिनिमल इन्वेजिव का अलग फ़ायदा है। फीमेल या डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट को ये डर है कि चीरा लगेगा तो घाव पक सकता है, तो जितना बड़ा चीरा लगेगा, हड्डी कटेगी, उसमें उतना चांस ऑफ इन्फेक्शन है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में हड्डी कट ही नहीं रही है, इंसिजन छोटा सा है, तो इन्फेक्शन लगने का चांस प्रोपोर्शनेटली 10% या 15% हो गया। और वो इन्फेक्शन अगर लगता भी है तो क्योंकि जो मिनिमल इन्वेजिव का वुंड होता है दैट इज़ अवे फ्रॉम द हार्ट, तो वो इन्फेक्शन को ट्रीट करना आसान है। आप ड्रेसिंग कर सकते हो, आप टाँके लगा सकते हो। इन कंपैरिजन टू ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट के ठीक ऊपर घाव है जी, वो इन्फेक्शन हार्ट तक गया तो आप अच्छी सर्जरी के बावजूद भी इन्फेक्शन की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हर पेशेंट के लिए एक अपना बेनिफिट है। ये कहना कि इस पेशेंट में मिनिमल इन्वेजिव का कोई बेनिफिट नहीं है और ओपन सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव एक बराबर है, नहीं जी। हर एक के लिए अपने अलग बेनिफिट हैं और अपने अलग रीजंस हैं कि क्यों मिनिमल इन्वेजिव होना चाहिए जी। तो सीधी बात है कि अगर मेरी ही सर्जरी होनी है तो मैं अपने शरीर की दुर्दशा नहीं कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मिनिमम कट करिए और अच्छा काम करके वापस आइए। तो अगर अंदर का काम मैं सेम कर रहा हूँ तो क्यों शरीर कटवाए कोई आदमी जी। बिल्कुल। तो सबके लिए किस तरीके से ये सर्जरी फ़ायदेमंद है आपने बताया। एक हम हार्ट के वॉल्व के बारे में काफ़ी सुनते हैं सर, वहाँ पे भी क्या मिनिमल इन्वेजिव काम करता है? जी, हार्ट के वॉल्व तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि मैंने आपको बोला कि 8% सर्जन्स हैं जो ये ज़्यादा डेटा कोरोनरी सर्जरीज़ का है, मतलब बाईपास सर्जरी का। वाल्व सर्जरीज़ में मुझे लगता है 25 से 30% सर्जन आज मिनिमल इन्वेजिव करते हैं। दैट इज़ द ईजिएस्ट सर्जरी टू परफॉर्म बाई मिनिमल इन्वेजिव। रादर शुरुआत ही ऐसे होती है कि जब कोई सर्जन मिनिमल इन्वेजिव शुरू करता है तो शुरुआत में हार्ट के होल का सर्जरी, फिर वाल्व सर्जरीज, उसके बाद बाईपास पे शिफ्ट होता है जी। बिल्कुल। तो वाल्व रिप्लेसमेंट इज अ इजियर सर्जरी टू परफॉर्म बाय मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच। वाह, ग्रेट। तो ये ज़िंदगी में जो आसानी और साथ में सेहत मिनिमल इन्वेजिव तकनीक से आ रही है, ये तो बहुत ही सुखद है और आपकी एक्सपर्टीज से जानना और भी सुखद है। एक और चीज़ सर, हम जब हार्ट की बात सुनते हैं तो हमारे शहर के ट्रैफिक में और हार्ट में एक सिमिलरिटी हमें नज़र में आती है कि बता सकते हैं कोई भी कि उधर मत जाओ, उधर ब्लॉक है, और डॉक्टर्स बता देते हैं किधर ब्लॉक है। तो ये जो ब्लॉक का किस्सा है कि कभी हार्ट में ब्लॉक होता है, कभी आर्टरीज ब्लॉक्ड रहती हैं, तो ये ब्लॉकेज क्या होता है और कितने गंभीर ये मसले होते हैं ब्लॉकेज के, और कैसा इसको लेकर मेडिकल एडवांसमेंट है? देखिए, जो ब्लॉकेज है ना वो बीमारी नहीं है, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजिंग। जैसे आप पैदा हुए, बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हुए और आपकी मौत हो गई जी। तो बूढ़े होने का जो प्रोसेस है वो हर एक अंग में अलग अलग है। बाल सफ़ेद होंगे, आंखों में
कैटरेक्ट आएगा, घुटने कमज़ोर होंगे, स्किन ढीली होगी। हार्ट कैसे बूढ़ा होगा? हार्ट के खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमता है, उसकी ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है, हार्ट वीक होने लगता है। ठीक है, सो दैट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सब में हो रहा है जी, सब में हो रहा है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसकी हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल नहीं जम रहा है। ये बीमारी तब हो जाती है जब ये इतना ज़्यादा जम जाता है कि जो वेसल का ल्यूमेन है वो मोर देन 70% जो है वो ऑक्लूड हो गया, सिर्फ 30% ही ल्यूमेन रह गया जिससे ब्लड बह पा रहा है जी। तो इसके वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो अगर 50% कोलेस्ट्रॉल जमा है तो वो ब्लड फ्लो को रोक नहीं रहा है, दैट इज़ नॉट अ डिजीज़ जी, दैट इज़ अ प्री डिजीज फेज। आपको मालूम चल गया तो आप ऐसे जतन करिए कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। आप उसको ज़ीरो नहीं कर सकते, अच्छा, तो स्लो डाउन हो जाए। तो ब्लॉकेज होना जी, आप उसको रोक नहीं सकते। इवन बाईपास करते हो उन चैनल्स में भी कोलेस्ट्रॉल जमता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल, आप अपने डाइट, आप अपने बाकी की दिनचर्या को ऐसा रखें कि ये जो एक्सीलरेटेड एजिंग हो रही है, जो ब्लॉकेज आना चाहिए था 70 साल में, वो आ जा रहा है 45 साल में, क्योंकि आपने अपनी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ लिया है जी। उस चीज़ों को हमको रेगुलेट करके रखना है, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लाइफ स्टाइल, सुबह उठिए, रात में टाइम पे सोइए, अपना डाइट ध्यान रखिए, यही करना है जी। तो जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज इज़ नेचर, यू कैन नॉट स्टॉप नेचर, यू ओनली कैन रेगुलेट योर सेल्फ, जिससे नेचर अपने इस प्रोसेस से चले कि एक इंसान पैदा हुआ है, वो 80 साल, 85 साल, 90 साल जिएगा और उसके बाद उसका शरीर ढल जाएगा जी। तो हम बस यही कर सकते हैं कि नेचर को अपने पेस से काम करने दें, हम उसमें इंटरप्शन ना करें जी। बिल्कुल, लाइफस्टाइल का भी आपने जिक्र किया, कहीं कहीं तो लाइफस्टाइल जो है वो ही अपने आप में इंटरप्शन हो गया है। हमारा ऐसा मानना है एज अ सोसाइटी, हमको लगता है कि अगर कोई जिम जा रहा है तो फिट है। फिटनेस की भी दो कैटेगरी हो गई हैं, एक फिट दिखने वाले लोग, और उसके बाद फिर जब सडनली कोई ऐसा मामला सामने आता है हार्ट डिजीज़ का या हार्ट अटैक का या हार्ट फेलियर का, तो हम बहुत चौंक कर कहते हैं कि अरे अर्ली 20s में आ गया। तो ये जो लाइफस्टाइल में जो जिम जाने वाले हैं, जो फिट दिखने वाले लोगों में हार्ट डिजीज़ आ जाती है, इसके पीछे क्या कहानी होती है? देखिए, जिम जाने वाले लोगों में सबसे बड़ा मसला ये है कि एक खेत में काम करने वाला मजदूर भी फिट है जी, और एक जिम में डंबल उठाने वाला इंसान भी फिट है, दोनों मस्कुलर हैं। बट खेत में काम करने वाला मेहनत करके और मसल उसकी बिल्ड हो रही है। यहाँ पे मसल बिल्ड करने के लिए ये शेक लो, वो प्रोटीन लो, ये इंजेक्शन लो, और उसके बाद एक्सरसाइज करो जी। दूसरी बात, जो मेहनत करके जिसकी बॉडी बिल्ड हो रही है, वो रात में 8 बजे खाना खा के सो जाता है और सुबह 4 बजे उठ के अपना काम शुरू करता है। और जो जिम बनाने वाला है वो सुबह 10 बजे जिम जाता है, 12 बजे तक जिम करता है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पार्टी करता है। तो लाइफ स्टाइल आपकी खराब है, बॉडी आपकी अच्छी दिख रही है, स्लीप पैटर्न आपका खराब है, डाइट पैटर्न आपका खराब है, आपने दोपहर के खाने को प्रोटीन शेक से रिप्लेस कर दिया है, आप लोकल फूड नहीं खाते, आप न्यूजीलैंड की कीवी खा रहे हो और आप एम्स्टर्डम का केला खा रहे हो, और लोकल जो फ्रूट सीताफल हो रहा है उसको नहीं खाते हो। नेचर ने लोकल आपको हिंदुस्तान में पैदा किया है, आपकी बॉडी हिंदुस्तान के लिए बनी है, आपकी बॉडी न्यूजीलैंड के लिए नहीं बनी है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, चीज़ों में आर्टिफिशियल जो हम चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, इसकी वजह से आपकी मसल अच्छी दिखती है बट आपकी इनर हेल्थ अच्छी नहीं है जी। बिल्कुल, और एक इसमें ये भी माना जाता है कि अगर आप पसीना बहा रहे हैं कहीं पर भी, तो एटलीस्ट डायबिटीज़ और बीपी तो नहीं होगा, पर होता है। तो उसके पीछे भी यही लाइफ स्टाइल जी। आप अपने मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को बिल्ड नहीं कर रहे हैं जी। इसलिए ज़्यादा जो अब प्रेजेंट डे अब ज़्यादा जोर है वो क्यों योगा की तरफ जा रहा है, बिकॉज दैट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ एक्सरसाइज, ना कि जिम और ये बॉडी बिल्डिंग। दैट इज़ नॉट नेचुरल, दैट इज़ आर्टिफिशियल। और आप जितना आर्टिफिशियल क्रिएट करोगे उसकी प्राइस आपको पे करनी होगी जी। बिल्कुल, और ये जो सप्लीमेंट्स हैं उसके लिए हम प्राइस नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमें फिर भुगतने पड़ते हैं। एक और चीज़ जो आपने मेंशन की सर, वो स्ट्रेस की होती है। और एक समय था जब जो यंग एज होती थी उसमें स्ट्रेस का कोई वास्ता नहीं होता था, अब तो टीन एज में भी स्ट्रेस आ गया है।
तो स्ट्रेस कैसे दिल को इफेक्ट करता है? नहीं, पब्लिक पीपल्स इंटरेक्शन कम होना बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, टीनेज का स्ट्रेस किस चीज़ का है कि मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा फोटोग्राफ को लाइक कम आए, मेरे स्कूल में नंबर कम आए, मेरे क्लास में बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड नहीं है, वो स्ट्रेस है, इममटीरियल स्ट्रेस है जी। यंग एज में स्ट्रेस है कि मेरे सैलरी हाइक अच्छी नहीं हुई, मेरे दोस्त को प्रमोट कर दिया, मैं प्रमोट नहीं हुआ, मेरी जल्दी घर नहीं बना, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मतलब एक फाइनेंशियल रेस। पहले के स्टेज से अगर मैं कंपेयर करूं तो चीज़ें कम थी बट इक्वल थी जी। मेरे पड़ोसी को भी उतनी सैलरी मिलती थी जितनी मुझे मिलती है, तो हम में कंपटीशन नहीं था। अब यहाँ मसला ये है कि पड़ोस वाले को 8 लाख मिलते हैं, मुझे 3 ही लाख मिलते हैं। 3 लाख इज़ मोर देन इनफ बट कम पड़ते हैं मुझे। ये पड़ोसी को ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्ट्रेस है, सब दौड़ रहे हैं पागलों के जैसे, उसकी प्राइस तो शरीर ही पे कर रहा है जी। और हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया आया जिसने सोसाइटी में पेनिट्रेशन किया, वो आया तो वेस्ट से। और हमने हमारा, आपने मेंशन भी किया, डिनाइल शुरू किया। हमारा जो फूड पैटर्न था, हमारी जो थाली थी, हमारा जो नाश्ता हुआ करता था, पहले हमने डिनाई किया कि ये बहुत अनहेल्दी है, बहुत हैवी है। हमने घी को डिनाई किया कि ये बहुत हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब एक रिवर्स साइकिल देखने को मिलता है। तो हमारा जो अपना खान पान है, जो ट्रेडिशनली हम जिस तरीके से जिस साइकिल में थे, क्या, और हमारे यहाँ मतलब चलना फिरना, योगा, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ था, क्या उस पैटर्न में वापस आके अच्छी सेहत बनाई जा सकती है? वही ज़रूरी है। आप किसी भी अच्छे डाइटिशियन के आप अगर टॉक शो देखिए, पॉडकास्ट देखिए, उनके देखिए, वो कभी आपको ये ज़बरदस्ती नहीं बताते हैं कि आप ज़ीरो कार्ब डाइट लो और ये लो। वो कहते हैं जो लोकली अवेलेबल फूड है, जो माँ घर में बनाती थी, वही खाइए। बाज़ार का मत खाइए, पैकेट्स खोल के मत खाइए, डी फ्रीज करके मत खाइए, तुरंत बनाइए और खाइए। यही तो कहते हैं जी, और यही करना है जी। एक और आयरनी इसमें सर, जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, वो हमें स्लो कर रहा है तो स्लो ही नहीं, फुल स्टॉप भी कर देता है। हाँ, कभी कभी फुल स्टॉप कर देता है। मतलब जैसे हम बहुत जो फास्ट फूड है उसके, जंक फूड के बारे में बहुत सुनते हैं सर, थोड़ा सा बताएं कि मतलब क्या उसका हमारे सेहत पे असर होता है? देखिए, हर तरह से बुरा ही असर है जी, हर तरह से। उसमें जो ऑयल यूज़ हो रहा है, उसमें जो मैदा यूज़ हो रहा है, उसमें जो रिफाइंड चीज़ें ऐड हो रही हैं, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ हो रहे हैं, सब कुछ खराब है। हम लोग, क्योंकि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, हम हार्ट की बात करते हैं, सेम इफेक्ट आपको कैंसर में दिखता है। हिंदुस्तान हार्ट डिजीजेस का कैपिटल है, हिंदुस्तान डायबिटीज़ का कैपिटल है, हिंदुस्तान कैंसर का कैपिटल है। जी। तो हमारा देश धीरे धीरे बीमारियों का कैपिटल बनता जा रहा है, और उसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि हम लोकल को छोड़कर और वेस्ट की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। जब हम गुलाम थे तब हम लोकल चीज़ें यूज़ करते थे। आज हम आज़ाद हैं और हम वेस्ट की चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं जी। और यही हमारे लिए ये मेजर चैलेंज जो हो गया है ना, हमारा हेल्थ, वो यही है। जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं वो इलाज कराने में चले जाते हैं। जी, बिल्कुल। हमने वेस्ट का वेस्ट तो ले लिया है जी। इक्विटी का भी इस वक्त ज़माना है सर, हम सारी फील्ड में देखते हैं कि महिला और पुरुष दोनों बराबरी में हैं। ये जो हार्ट डिजीज़ है, इनके लक्षणों में भी क्या बराबरी होती है या महिला पुरुष के अलग अलग होते हैं? नहीं, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं ना, वो ज़्यादातर फीमेल्स में जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, उसमें सीवियर चेस्ट पेन ज़्यादातर मेल्स में देखने मिलता है जी। फीमेल्स में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं, उसमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ज़्यादा कंप्लेन करती हैं फीमेल्स। इसमें उनका जेनेटिक मेकअप, उनका हार्मोनल मेकअप, ये ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट डिसीज़ फीमेल्स में आम तौर पे डिस्निया, मतलब मैं काम करती हूँ, पहले मैं इतना काम कर लेती थी, अब मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हाँफने लगती हूँ। और उसको जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि इनको ये बीमारी है। मेल्स में ज़्यादातर चेस्ट पेन, कि मैं काम करता हूँ, छाती में दर्द होता है, जो कंधे की तरफ फैलता है या जबड़े की तरफ फैलता है, पीठ की तरफ फैलता है, ये ज़्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, मोस्टली हार्ट अटैक के। बट वाल्व की जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हमेशा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स डिस्निया, मतलब जल्दी थकने का कंप्लेंट, क्योंकि आपका मशीन वीक होता है तब सिम्टम्स देता है। और हार्ट अटैक में ब्लड सप्लाई बंद होती है तो तुरंत ही हार्ट को डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं। तो वो इसलिए ज़्यादा ग्लैमराइज्ड भी हैं कि बहुत भयंकर छाती में दर्द होगा तो हार्ट की बीमारी है, और अगर सांस फूल रही है तो गैस चढ़ गई है।
कल रात में हैवी खा लिया, गैस चढ़ गई इसलिए सांस फूल रही है। तो बहुत बार इसी वजह से वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस डिले हो जाती हैं डायग्नोस होने में। जी 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 बिल्कुल। तो जब भी कभी फाइनेंशियल बेचैनी हो उसको हम गैस से रिलेट कर देते हैं कि मिडिल ईस्ट के इश्यू है, और जब दिल के आसपास बेचैनी हो तो उसको भी गैस से रिलेट कर देते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन होते हैं, और एक और होता है सर कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग डायग्नोज नहीं कराते या चेकअप नहीं कराते, ये कहते हुए कि कहीं कुछ निकलना है। ये जो हमारी हैबिट है भारी पड़ती है, बहुत भारी पड़ती है। जो आप अगर अच्छी कार खरीदेंगे जी और आपकी कार अच्छी चल रही है तो भी आप जबरदस्ती शोरूम में पटक के आ जाएंगे कि इसका सब चेकअप कर दो, बिल्कुल एनुअल चेकअप। जी जी। बट आप अपने शरीर का एनुअल चेकअप नहीं कराते जी। आपको लगता है ये जो 8,000 6,000 रुपए लग रहे हैं वो पैसे बर्बाद हो रहे हैं मेरे, और अपनी गाड़ी का एनुअल चेकअप करवाने में आप 20,000 रुपए खुशी खुशी दे आते हैं। जी। तो आपका शरीर, आपको लगता ही नहीं है कि दिस इज योर मेन इकोनॉमी। जी। आपका शरीर अच्छा है तभी वो कमा पा रहा है, तभी वो चीज़ें कर रहा है। आपको बाकी सारी चीज़ें, फिजिकल चीज़ों की वैल्यू समझ में आती कि कार मैंने 40 लाख की कार खरीदी तो ये खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने 1 करोड़ का घर बनाया तो इसमें सीपेज नहीं आना चाहिए। पर आपका शरीर जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, उसमें आप पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। ईयरली चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स। जी। तो आपके साथ बात करके हमने वो जर्नी भी थोड़ी जानी सर कि कैसे जो हार्ट सर्जरी ने अपनी जर्नी शुरू की, फिर अब मिनिमल इन्वेजिव तक आए हैं, और कुछ आगे एडवांसमेंट आप देख रहे हैं, आगे क्या कुछ बदलने वाला है इस सेक्टर? एडवांसमेंट देखिए क्या है, डिजीज़ पैटर्न चेंज हो गया है निमेश। अब हमको हार्ट फेलियर के बहुत पेशेंट्स मिलते हैं जी। और दूसरा सर्जरीज, जैसा मैंने कहा कि अब पेशेंट्स के लिए हार्ट सर्जरी सेफ है, ये अब बेसलाइन हो गया है। अब अगर हार्ट सर्जरी में ख़राब रिजल्ट मिलता है तो लोगों को आश्चर्य होता है कि सर कैसे ख़राब हो गया। एक ज़माना था जब उल्टा था, तो अब पेशेंट बोलता है कि सर अच्छा रिजल्ट तो चाहिए ही, तकलीफ भी कम हो, तो मिनिमल इन्वेजिव के बाद जो नेक्स्ट स्टेप अभी जो तेज़ी से ग्रो हो रहा है दैट इज़ रोबोटिक कार्डियक सर्जरी। रोबोटिक में ज़्यादा एडवांसमेंट पेट की और यूरोलॉजिकल सर्जरीज़ में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप ऑर्गन से वहाँ तक पहुँचना रूटीन सर्जरी के लिए डिफ़िकल्ट होता था, तो रोबोट से हम पहुँच सकते थे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया। बट एडवांसमेंट इसलिए भी ज़्यादा हुआ क्योंकि वो स्टैटिक ऑर्गन्स हैं, तो उसमें चीज़ें मैनिपुलेट करना आसान है। हार्ट में थोड़ा सा रोबोटिक्स का एडवांसमेंट रिलेटिवली स्लो है बिकॉज मूविंग ऑर्गन है, लेकिन साइंस तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। और अब मेरे ही कई साथी हैं जो लोग बहुत सारी सर्जरीज रोबोटिक्स से करने लग गए हैं, स्पेशली वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीज या हार्ट के होल की सर्जरीज। इवन बाईपास सर्जरी का भी अगर आप करो तो अराउंड 30-40% काम रोबोट से कर लेते हैं, बचा हुआ 50-60% छोटा इंसीजन दे के कर लेते हैं। तो आई थिंक इन 5 to 10 years फ्रॉम नाउ रोबोटिक सर्जरी विल बी अ प्रीडोमिनेंट प्रोसीजर, और ओपन हार्ट सर्जरी तीसरे पायदान पे चले जाएगा। अच्छा। ओपन हार्ट सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी। और एक और हम लोग फिक्शनल जो साइंस की बातें होती हैं उसमें या रील्स में कभी कभी देखते हैं कि ऐसे नैनो रोबोट्स होंगे या पीको रोबोट्स होंगे, आप इंसर्ट करेंगे, वो आपके ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लॉकेज खोल के वो अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। हो रहा है सर? वो चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे पेस मेकर में वो टेक्नोलॉजी आ गई है जी। पहले क्या होता था, जैसे किसी का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, अब उसके थ्रू पेस मेकर का वायर डालना मुश्किल है जी। या एक बार पेस मेकर का वायर डाला, फिर बैटरी ख़त्म हो गई, अब दूसरा वायर डालना है, तो एक ही वायर के ऊपर कितने वायर डालोगे? जी जी जी। तो एटलीस्ट पेस मेकर में वो टेक्नोलॉजी आ गई है, एक छोटे कैप्सूल जैसा पेस मेकर रहता है, वो हम ले जाके हार्ट में छोड़ देते हैं एंड वी कम आउट, और वो वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है, उसको कोई वायर की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, और वो हार्ट के रिदम को रेगुलेट करता रहता है। तो धीरे धीरे डेफिनेटली साइंस, द इंजीनियर्स विल डू गुड फॉर मेडिसिन। राइट। तो जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाओ जी। तो डॉक्टर बनेगा तो हेल्थ केयर के लिए काम करेगा, इंजीनियर बनेगा तो भी हेल्थ केयर के लिए काम करेगा। सो इंजीनियर्स आर डूइंग वेरी गुड वर्क, और इन टाइम टू कम डेफिनेटली दिस विल हैपन। एक क्लासिक बैटल का कोलैब कराया सर आपने। और आई डोंट नो कि कितने ऐसे फील्ड होंगे जो एडवांस सर्जरीज के या साइंस के जिसमें टॉप 8% में छत्तीसगढ़ होगा, लेकिन मिनिमल इन्वेजिव में है। तो छत्तीसगढ़ में हेल्थ केयर, हार्ट केयर और एडवांसमेंट, ये सिनेरियो कैसा दिखता है आपको?
बहुत अच्छा है। जी उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स आ रहे हैं। जी और बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स, देखिए ये टेक्नोलॉजी है ना, दैट इज़ कॉस्ट इंटेंसिव। जैसे मैंने रोबोट की बात की, जी नाउ मैं खुद रोबोटिक सर्जरी शुरू करना चाहता हूँ, पर मेरे लिए सबसे बड़ा हिंडरेंस है कॉस्ट। इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 10 to 12 crores फॉर अ रोबोट टू बाय, और हर प्रोसीजर में इसकी कॉस्ट करीब 1.5 से 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, वो जो कंज्यूमेबल्स लगते हैं। तो मेरे लेवल के हॉस्पिटल या मेरे लेवल के लोगों के लिए ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कई बार हमको स्पीड ब्रेकर फील होता है। बट जब बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स आते हैं, दे इन्वेस्ट अ लॉट, और व्हेन दे इन्वेस्ट अ लॉट तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। हाँ, बस उसके साथ मसला ये है कि उसके साथ कॉस्ट ऑफ थेरेपी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है जी। और कॉस्ट ऑफ थेरेपी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है और फिर कुछ समय बाद वो एवरेज आउट होती है। तो इनिशियल फेज होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कॉमन मैन के लिए, बट इन टाइम टू कम मशीन्स के कॉस्ट भी कम हो जाएंगे। जब कंपनीज का रिसर्च कॉस्ट निकल जाता है तो वो चीज़ों को थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव कर देती हैं, सस्ती हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए तकरीबन 5 से 10 साल का आप समय मान के चलिए। मेट्रोज़ में बिकॉज अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, इंश्योरेंस कवरेज ले रखते हैं लोग, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ थेरेपी उतना मैटर नहीं करता, तो वहाँ पे तो तेज़ी से एडवांसमेंट होते हैं। हमारे रायपुर के लिए अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का अवेयरनेस पुअर है, लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते हैं, तो वो थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। जी बिल्कुल। और जब आप ये पूरे एडवांसमेंट का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटल है, श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, मेडिकल सिटी यहाँ पे बन रही है, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग नोट पे छत्तीसगढ़ ये कहते हुए दिखता है कि वी विल बी दी हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म। यस, पॉसिबल होता दिख रहा है? थोड़ा सा ओवर एंथुसियास्टिक स्टेटमेंट है, बट हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि आफ्टर गेटिंग सैचुरेटेड फ्रॉम मेट्रोस, इट हैज़ टू पर्कुलेट टू टियर 2 सिटीज़। तो उसमें रायपुर जैसे सिटीज़ डेफिनेटली दे आर द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली ट्रीटमेंट का हब बनने की पोटेंशियल है रायपुर में, बिकॉज मेडिकल फैकल्टी में टैलेंट है, सपोर्ट स्टाफ मतलब पैरामेडिकल, नर्सिंग और इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारे पास मैन पावर की उतनी कमी नहीं है। फाइनेंसेस, जैसा मैंने कहा कि जब हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा तब ये ज़्यादा तेज़ी से हब की तरह ग्रो करेगा। जी बिल्कुल। जो आज के दौर का सबसे एडवांस हार्ट ट्रीटमेंट है, जो हार्ट फैसिलिटीज़ हैं, वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आपका हार्ट केयर के जो सेक्टर्स हैं या जो क्षेत्र है उसको लेकर कोई और विजन है जिसको आप ज़मीन पर उतारना चाहिए? एक मेरा बहुत ही मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ ड्रीम जी, विच I want to make it real, and that is to start heart transplant. उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और MGM हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, हार्ट इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, who are the leading transplant facility across the world. अप्रॉक्सीमेटली साल में 100 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट वो लोग करते हैं और हार्ट फेलियर के लिए बहुत बड़ी यूनिट है उनके पास। तो उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया। डॉक्टर बालाकृष्णन है, ही इज़ अ वेरी सीनियर सर्जन एंड ही इज़ गिफ्टेड हैंड्स। सो हम उनके साथ में कोलैब करके और ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटी शुरू हो। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ऑर्गन डोनेशन का जो ड्राइव है वो पुअर है हमारे स्टेट में। छत्तीसगढ़ी आदमी ब्लड भी नहीं डोनेट करना चाहता तो हार्ट कैसे डोनेट करेगा? तो वो एक अवेयरनेस, उस पर बहुत काम करना होगा, बिकॉज टेक्निकली ये बहुत चैलेंजिंग सर्जरी नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल और वो भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, हार्ट सर्जरी जैसा ही है। सबसे मुश्किल काम है कि जब किसी इंसान की डेथ हो रही हो और उसके परिवार के लोग आगे आके ये कहें कि हमारा बेटा या हमारा फादर तो जा रहा है, अगर किसी को इससे जीवन मिल सके तो आप ले लीजिए। तो जब वो चीज़ आ जाएगी तो डेफिनेटली हम हार्ट ट्रांसप्लांट यहाँ शुरू कर सकेंगे। तो मेरा यही सपना है कि एक दिन वो यहाँ हो और मैं प्रयास कर रहा हूँ उस दिशा में, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जैसे मीडिया के जो साथी हैं उनका भी योगदान मिले
और कुछ NGOs हैं जो ऐसे लोगों को एनकरेज करे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे जी। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, कि उनको कुछ सम्मान मिले, उनको कुछ इंसेंटिव या फैसिलिटी मिले, जिससे लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों। अरे हमारे साथी ने तो अपना जीवन जी लिया, अब तो वो दूसरी यात्रा में जा रहा है, तो जो चीज़ हमको जला देना है, अगर उससे किसी और को जीवन मिल जाए तो वो जाने के बाद भी यहाँ रह जाएगा। तो ये जब थॉट हो जाएगा लोगों में, सबके कलेक्टिव एफर्ट से, वी विल स्टार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। दैट इज़ माई ड्रीम। जी बिल्कुल, और ये सपना ज़रूर पूरा हो सर, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आपका सपना एक ज़रूरत है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया से जाने के बाद दुनिया में रहने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। एक जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, कुछ लोग जीते जी अपने देह दान को प्रॉमिस कर देते हैं, वो भी थोड़ा स्प्रेड आउट हो, और थोड़ा सा जो परिजन वाला आप एंगल कह रहे हैं कि परिजन अगर उनका कोई अपना जा रहा है तो उसके बॉडी के ऑर्गन्स डोनेट करें, अगर सेल्फ डिक्लेयर्ड हो तो आसानी है। सेल्फ डिक्लेयर्ड, देखिए देहदान जो आप पढ़ते हैं, देहदान इज़ फॉर रिसर्च, फॉर मेडिकल कॉलेज लोग अपनी पूरी बॉडी डोनेट करते हैं कि मेरी बॉडी पर डिसेक्शन करके जो नए बच्चे आ रहे हैं वो लोग सीखें जी। और ऑर्गन डोनेशन तब आप कर सकते हो जब आपका ब्रेन डेड हो गया है पर बाकी शरीर अच्छा है जी, और डॉक्टर आपको डिक्लेयर करता है कि इनका ब्रेन खत्म हो चुका है, अब इनके जिंदा उठने की कोई गुंजाइश नहीं है जी। तब आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स जैसे आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पैंक्रियास, आपका हार्ट, आपके लंग्स, ये निकाल के किसी ऐसे इंसान को लगाया जाए जिसकी हार्ट फेल हो रहा है, ना दवाइयों से ठीक हो सकता है ना सर्जरी से ठीक हो सकता है, लंग्स खराब हो गए हैं जैसे कोरोना के टाइम पर किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो सकते, तो उस लंग को निकाल के एक नया लंग लगाया जाए जी। तो ये वाला जो ऑर्गन डोनेशन है इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन रिलेटिवली कम होता है, इसमें रिलेटिव्स का मोटिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज पेशेंट तो कोमा में है, वो कैसे डिक्लेयर करेगा। हाँ, प्लेज जरूर कर सकता है कोई, उसका भी वही कहानी है कि एक ड्राइव की, अगर मेरा कभी एक्सीडेंट हो जाए या मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाए और अगर ऐसा लगे कि मैं अच्छा नहीं हो सकता हूँ तो मेरे ऑर्गन किसी दूसरे को डोनेट कर दिए जाएं। सेल्फ प्लेज डेफिनेटली विल हेल्प। उससे जो परिवार के लोग हैं उनको एक इमोशनल ये मिलेगा कि हाँ, मेरे पिताजी ने ऐसा डिक्लेयर किया था अपनी वसीयत के जैसे कि मेरे जो अंग हैं वो किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करने दिया है। तो मेरे मन में जो ऑर्गन डोनेशन के वक्त एक गिल्ट आता है कि मैंने अपने पिताजी का हार्ट निकाल के दूसरे को दे दिया और जो 4 दिन बाद मरने वाले थे वो आज मर गए, तो मैंने मार डाला अपने पिताजी को, एक सेल्फ गिल्ट आता है। इमोशनल, हमारी सोसाइटी इमोशनल सोसाइटी है, तो वो गिल्ट दूर हो जाएगा और डोनेट करने का जो प्राइड आता है, वो प्राइड जब किसी को मिलेगा ना, वो सम्मान मिलेगा, वो रिकग्निशन मिलेगा, तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी। भाई इसी देश में चेन्नई में ही एक अस्पताल है जो साल में 100 ट्रांसप्लांट कर रहा है, विदेश से लोग आके 2-2 महीना 3-3 महीना वेट करते हैं, तो वहाँ तो डोनेट कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ड्राइव की वजह से। जी बिल्कुल। और परंपरागत भी देखें तो हम दधीची की परंपरा से आते हैं, तो इस चीज़ का एक मोटिवेशन तो ट्रेडिशनली भी हमारे पास रहा है, उससे वापस आपकी जो बातें हैं ज़रूर से जुड़ेंगे। और हम उतावले रहते हैं सर अपना दिल किसी को देने के लिए लेकिन सही मायनों में दिल के साथ ज़िंदगी देने का एक ज़रिया बन सकते हैं, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और बहुत सारी क्लैरिटी अपने दिल को लेकर आपकी बातों से, आपकी एक्सपर्टीज़ से आई। बहुत गर्व आया कि छत्तीसगढ़ हेल्थ केयर और हार्ट केयर में इतना बढ़िया काम कर रहा है, और हम बिल्कुल ऊपर की जो क्रीम लेयर है हार्ट केयर की वहाँ पर हैं एज ए छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया जो हम कहते हैं, फ्लॉन्ट करने का आपने मौका दिया। आप माय हेल्थ शो में आए सर, दिल के बारे में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और सबले अगुआ डेफिनेटली। और अगर मतलब जो फ्रंट रनिंग बैट्समैन इतने अच्छे स्कोर कर रहे हो कि 1000+ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज एंड काउंटिंग, तो डेफिनेटली छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा रहेगा और आपकी बातों से सेहतमंद भी रहेगा। आपने अपना वक्त निकाला सर, हमें गाइड किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू वेरी मच।